हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। फ्रेंड्स, मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज से हम एक विषय के शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हमारा आज का पहला क्लास है, पहला लेक्चर है। तो इसमें जानेंगे हिस्ट्री के बारे में। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीजें हमको जानना होगा। एक होता है हिस्ट्री, इतिहास, और एक होता है पास्ट, जिसको बोलते हैं हम अतीत। तो क्या पहले पास्ट जानते हैं कि आज से पहले जितनी सारी घटनाएं घटी है वो सारा पास्ट है। मतलब आज से पहले जितनी सारी घटनाएं घट गई है उसको हम अतीत बोलते हैं, ठीक है। और इतिहास किसे बोलते हैं, हिस्ट्री किसे बोलते हैं कि आज से पहले जो घटनाएं घटी है जिसका होने का कोई साक्ष्य हमारे पास हो, ठीक है, उसी को हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो समझ गए। इतिहास अतीत किसे बोलते हैं और इतिहास किसे बोलते हैं। अतीत उसे कि आज से पहले जितनी सारी घटनाएं घटी है वो सारे क्या है, अतीत है, पास्ट है। और आज से पहले जितनी सारी घटनाएं घटी है जिसका होने का कोई साक्ष्य, जिसे घटने का कोई साक्ष्य है, उसको हम बोलते हैं इतिहास बोलते हैं। आइए देखते हैं इतिहास कहाँ से, मतलब हिस्ट्री कहाँ से लिया गया। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है, मतलब यूनानी शब्द है जो हिस्टोरिका से लिया गया है। हिस्टोरिका से लिया गया जो एक ग्रीक वर्ड है, उसी से लिया गया हिस्टोरी। हिस्टोरी एक व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका। इसी बुक से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसीलिए हेरोडोटस को ही हम क्या बोलते हैं, इतिहास के पिता बोलते हैं। फ्रेंड्स, क्या है हिस्टोरी, कहाँ से लिया गया है। हिस्ट्री जो है यूनानी शब्द एक हिस्टोरिका से लिया गया। हिस्ट्री हेरोडोटस थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी, हिस्टोरिका बुक लिखी थी, जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए इतिहास के पिता किसे बोलते हैं, इतिहास के पिता हेरोडोटस को हम बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इतिहास में तिथियां, मतलब जो टाइम पीरियड है, तिथियों को कैसे जानते हैं। जैसे कि आप कहीं देखे होंगे 600 BC होता है, कहीं पढ़े होंगे, या 483 BC, या ये भी। और आजकल देखते हैं तो क्या चल रहा है, 2024, एक मिनट, 2024 ईस्वी चल रहा है। तो हम यहाँ से जानेंगे अभी कि किसको हम BC बोलते हैं और किसको AD बोलते हैं, मतलब ईस्वी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ईसा पूर्व एवं ईस्वी। देखेंगे वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। किस पर आधारित है, ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा वर्ष पूर्व, जिसे बोलते हैं BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। इसमें वर्षों की गिनती क्या होती है, उल्टी दिशा में होती है, मतलब घटते क्रम में होती है। आगे देखेंगे ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई मतलब ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD मतलब एनो डोमिनी में भी लिखा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब जीसस क्राइस्ट के होता है। आइए समझते हैं, इसको हम समझते हैं क्या बोलते हैं कि तिथियां लिखने की पद्धति को हम समझते हैं कि देखिए जो ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 1 ईस्वी मतलब 1 ईस्वी मान लिए। और इतिहासकारों ने मतलब ऐसा बताया कि ईसा मसीह के जन्म के पहले जितनी सारी घटनाएं घटी है, तिथि घटी है, उसको हम BC में मतलब पढ़ेंगे। BC मतलब BC, तो ये BC चलता है घटते क्रम में। पहले आएगा 300 BC, तब 200 BC और फिर 100 BC। BC क्या है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा वर्ष पूर्व इसको बोलते हैं। इसको और BCE भी बोला जाता है, जिसमें बिफोर कॉमन एरा, और इसको BP मतलब बिफोर प्रेजेंट भी बोला जाता है। किसी किसी किताब में आप देखेंगे BC लिखा होगा, किसी में BCE लिखा होगा, किसी में BP लिखा होगा। तो इन सारे का मतलब क्या होता है, BC होता है। मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले सारी घटनाएं घट चुकी थी। अब ईसा मसीह के जन्म को हम लोग 1 AD मान लिए हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटी है उसको हम AD में पढ़ते हैं, इसको ईस्वी। जैसे इधर की जो घटनाएं सारी जितनी घटनाएं होगी वो घटनाएं कितने बढ़ते क्रम में होगी, जैसे कि 100 AD, 200 AD, 300 AD। जैसे कि मान चलिए 2000 क्या है,
सॉरी 2024 चल रहा है, तो 2024 के बाद 2025 आएगा, फिर 2026 आएगा, इसे चलते चलते आगे बढ़ेगा। और जो इससे पहले घटनाएं घटी, जैसे कि आप लोग अभी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से थी, तो 2500 BC से 1750 BC तक थी। तो इधर की जो घटनाएं थी इसे घट रही, इधर की घटनाएं घटते क्रम में जाएगी। जैसे पहले आएगा 400, फिर आएगा 300, फिर 299, ऐसे आते आते यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, ऐसे बढ़ते बढ़ते इधर आज कितना चल रहा है, 2024 चल रहा है। कि आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हम कि इतिहास के मतलब इतिहास के विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इतिहास का काल विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, तो प्राय 2 प्रकार से इतिहास का विभाजन किया जाता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से इतिहास का विभाजन किया जाता है। स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, काल समय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मतलब 2 प्रकार से मतलब इतिहास का विभाजन किया जाता है। इतिहासकारों ने 2 प्रकार से इतिहास का विभाजन किया है, एक स्रोत के आधार पर किया है और एक काल समय के आधार पर किया है। तो स्रोत के आधार पर देखेंगे तो स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा है। एक प्राग ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये 3 भागों में मतलब स्रोत के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। और काल और समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। तो आज से हम प्राचीन काल का मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसके पहले सिलेबस को। प्राचीन इतिहास में मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम लोग प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास का स्रोत, मतलब भारतीय इतिहास को जो जानेंगे, जितना पढ़ेंगे उनका स्रोत कहाँ कहाँ से आया है। उसके बाद पढ़ेंगे पाषाण काल, ताम्रयुग, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद 600 BC में 16 महाजनपदों का उदय। धार्मिक आंदोलन में पढ़ेंगे हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उसके बाद मगध का उत्कर्ष, उसके बाद प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण, फारसी ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण, जिसमें सिकंदर आके आक्रमण करेगा। उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण, हिंद यूनानी आएंगे, शक, पार्थियन, कुषाण। उसके बाद संगम युग, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे, चोल साम्राज्य और कुछ विविध बातें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से पहला जो है भारतीय इतिहास के स्रोत, उसके बारे में हम लोग आइए देखते हैं क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत क्या है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि प्राचीन इतिहास के मतलब पढ़ने का 2 स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत और एक है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में अगर हम बात करेंगे तो इसमें है अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, मुहरे। मतलब अभिलेख क्या है? अभिलेख वो है मतलब इसके पहले राजा जो पत्थरों पे कठोर मतलब सतह जो पत्थर पे लिखवाए हैं, लकड़ियों पे लिखवा के मतलब अपने प्रशासन के बारे में, अपने विजयों के बारे में लिखवा के जो रखे थे, मतलब वही खुदाई में मिला है, तो उसी को अभिलेख बोलते हैं। स्मारक एवं भवन मिले हैं, सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के मिले, शीशे के सिक्के मिले हैं, मूर्तियां मिली है, चित्रकला मिली है, मोहरे। तो ये जो सारी चीजें मिली है, इससे हम अपने इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। और एक है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में भी 2 प्रकार के हैं, एक है भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य, मतलब विदेशी यात्रियों का विवरण। मतलब भारत में विदेशी यात्री भी आए हैं, तो वो क्या लिखे हैं विदेश मतलब भारत के बारे में। तो अगर देखिए भारतीय साहित्य के बारे में देखेंगे तो धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में देखेंगे तो ब्राह्मण साहित्य में देख लेंगे, वेद आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे, अरण्यक आएंगे, उपनिषद आएंगे, वेदांग आएगा, उपवेद आएगा, ऐसे करते महाकाव्य, पुराण, स्मृति, ये सब आएंगे। और इसमें बहुत साहित्य आ जाएगा, सूत्र पिटक, विनय पिटक, जैन साहित्य आएगा, भगवती सूत्र आ जाएगा, कल्प सूत्र आ जाएगा इत्यादि। ये जितना ही सारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, के राजतरंगिणी आएंगे, पाणिनि का अष्टाध्यायी आएगा, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस आएगा। ये जितने सारी है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो सारी है ये भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य इन सबसे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिला है।
उसके बाद विदेशी यात्रियों में यूनानी और रोम के लेखक थे, मेगास्थनीज, टॉलमी, हेरोडोटस, ये सब। उसके बाद चीनी लेखक में फहियान, ह्वेनसान, इति सिंह आदि आए थे। अरबी लेखक में अल सुलेमानी, अल मसूदी, इब्न बतूता, ये जो आए हैं अपने अलग अलग बुक में लिख रहे, अलग अलग मतलब राज्यों के बारे में जो उस समय प्रशासन चल रहे थे उनके बारे में बताए हैं। और ये जितने वेद है, सूत पिटक है, ये सब उस समय को मतलब बारे में बताते हैं। आगे देखते हैं। अब प्राचीन इतिहास क्यों, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो मतलब कैसे विकास हुआ था। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 खंडों में बांट कर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों के बने सामान ही मिले हैं कोई, ठीक है। और आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बात करेंगे तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध, परंतु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो आदि ऐतिहासिक काल में वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य भी थे और लिखित साक्ष्य भी थे, तो लेकिन लिखित साक्ष्य मिला है और उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि मान के लिए सिंधु सभ्यता में कोई पत्र मिला है, कुछ भी मिला है लेख हो, तो वो अभी पढ़ा नहीं गया है। और आगे देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। यह काल पुरातात्विक, साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है, ठीक है। तो इसमें ऐतिहासिक काल में दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों उपलब्ध है। जो आपको यहाँ पे बताए, पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य ये दोनों उपलब्ध है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे तो इसमें आपको प्राग ऐतिहासिक काल में आ जाएगा, पाषाण काल पढ़ेंगे इसमें हम, इसमें आ जाएगा सिंधु सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इसके बाद के इतिहास इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए फिर इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अगर इसका हम टाइम पीरियड देखेंगे तो पाषाण काल को हम पढ़ेंगे तो प्रारंभ से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व मतलब 10,000 BC तक पाषाण काल होगा। और 10,000 BC से 5500 BC तक क्या होगा, मध्य पूरा पाषाण काल। और 5500 BC से 3000 BC तक होगा क्या, नव पाषाण काल। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अगले टॉपिक में हम, इसके अगले लेक्चर में हम पाषाण काल स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।